नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट वाराणसी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के वीक 2, जिसका की यूनिट का थीम है इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कंटेम्पररी रोल, इसके लेक्चर 4 के अंतर्गत ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स रोल, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि संस्थागत परिवर्तनों की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें नौकरशाही व्यवस्था को समझना अपरिहार्य हो जाता है। क्योंकि अगर हम कार्यपालिका व्यवस्थापिका को सक्रिय बनाए रखने वाली किसी संस्था की बात करें, तो वो आपका पूरा प्रशासनिक तंत्र है। मैंने इस लेक्चर को 4 भागों में बांटा है, जिसमें सर्वप्रथम हम भारतीय नौकरशाही की जो बैकग्राउंड है उसको समझते हुए उनकी क्या भूमिका रही है उत्तर औपनिवेशिक काल में, उस पर चर्चा करते हुए किस प्रकार ब्यूरोक्रेसी के रोल में परिवर्तन आ रहा है और कहां हमें सुधार की आवश्यकता है, इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जो एक स्टैंडर्ड व्यू पॉइंट एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में देखें तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो कार्य प्रणाली है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो स्टैंडर्ड व्यू पॉइंट है या एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत को जर्मन के प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने डेवलप किया, और इस एक तरह से इस शताब्दी की शुरुआती दशक में ही उन्होंने इसका डेवलप करने की शुरुआत की। और उनका मानना था कि हमें जो है एक आदर्श संगठन किस प्रकार से कार्य कर सकता है, उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और इसलिए ये जरूरी है कि कंप्लीटली रैशनल तरीके से एक संस्था कार्य करे, उनके कर्मचारी कार्य करें, और वो इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करे कि जो एफिशिएंसी है, दक्षता है, वो उनके हर कार्य से परिलक्षित होना चाहिए। और इस विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी, जो अधिकारी तंत्र है, सामान्यतः उनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उस पर स्पष्ट करते हुए मैक्स वेबर ने बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है उनके बीच में डिवीजन ऑफ लेबर हो, यानी उनके बीच कार्यों का प्रॉपर विभाजन होना चाहिए। कौन सा कार्य कौन सा व्यक्ति करेगा, अधीनस्थ क्या करेंगे, उच्चस्थ कर्मचारी क्या करेंगे, इसकी स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो है आपकी जो उनकी सत्ता है, वो सत्ता को स्पष्ट रूप से परिभाषित की जानी चाहिए। अर्थात उनके बीच जो हायरार्की है, जो पद सोपान है, उसमें कोई गतिरोध ना उत्पन्न हो। इसलिए पद सोपान के जो भी नियम है, जिसके जो कार्य है, जिनको दिशा निर्देश देना है, जिनको पालन करना है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी सभी वर्ग और स्तर के लोगों को होना चाहिए। हाई फॉर्मलाइजेशन, यानी एक उच्च स्तर का औपचारीकरण हमें यहां देखने को मिलता है कि औपचारिक रूप से एकदम प्रोफेशनल एटिकेट का पालन करते हुए ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने कार्यों का संपादन करेंगे। इम्पर्सनल नेचर, यानी इनकी जो प्रकृति है वो अवैयक्तिक है। ये अपने प्रोफेशनल कार्यों में कहीं भी पर्सनल जो कंसर्न है उसको नहीं लाएंगे, और किसी को पर्सनल फेवर करना और पर्सनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से कहीं भी काम नहीं किया जाएगा। साथ ही एम्प्लॉयमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट, योग्यता के आधार पर ही जो है ये पूरी व्यवस्था कार्य करेगी, और इसमें जो भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे उन सबका जो मापदंड होगा वो योग्यता और अपनी दक्षता में अभिवृद्धि होगी। और कैरियर ट्रैक्स जो एम्प्लॉयर्स का होगा, उसमें वो उसी संगठन के अंतर्गत ही अपने कैरियर के क्षेत्र में और आगे की सीढ़ियों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और उसी संगठन के भीतर ही एक प्रतिबद्धता के साथ अपने कैरियर में और आगे बढ़ने की भी उनके पास संभावनाएं होंगी। एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेपरेशन ऑफ मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि जब व्यक्ति प्रोफेशनल आपके ऑफिसेस में आते हैं तो वह अपने व्यक्तिगत जीवन और जो व्यावसायिक जीवन है इसमें पूर्णतः अंतर स्थापित करके कार्य करे, तब जाकर जो वो व्यवस्था है दक्षता के साथ काम कर सकती है।
अब अगर हम इसी ब्यूरोक्रेसी के जो थियोरिटिकल मॉडल है, इसका जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो भारत की जो पूरी राजनीतिक प्रक्रिया है, उसमें जो पूरा विकास की जो पूरा एक मॉडल हमने डेवलप किया है, उसमें ब्यूरोक्रेसी को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इस संदर्भ में शुरुआती दशकों में जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया था कि अगर हम सार्वजनिक सेवाओं की बात करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनका एक विशेष स्थान था हमारे संविधान निर्माताओं के मन में, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और दक्ष नौकरशाही व्यवस्था को कार्य करने का अवसर मिले, जिससे कि वो जो नए संविधान को स्वीकृत कर रहे हैं, वो संविधान जो है एक बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है क्रियान्वित किया जा सके उसके प्रावधानों को। क्योंकि अगर पूरी व्यवस्था को प्रजातंत्र के आदर्शों पर चलना है, तो उसको फलीभूत करने का काम जो है वो नौकरशाह को करना होगा, क्योंकि एक तरह से वही जीवन रेखा प्रदान करती है पूरे भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को। साथ ही जो सेक्युलर पर्सपेक्टिव से, समाज कल्याण के दृष्टिकोण से अगर राज्य को काम करना है, और उसके लिए अगर उसे जो एक पाश्चात्य हमारे ऊपर एक दबाव की संस्कृति थी, उस संस्कृति की जो परंपराएं हैं उनको त्याग करते हुए ये बहुत जरूरी वो बन पड़ा था उस समय कि जो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ग के लोग हैं, वो अपने आप को एक न्यू कास्ट की तरह डेवलप करे, जिससे कि वो एक नए सिस्टम को अडॉप्ट कर सके, नए सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सके। और एक जो बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या है जो कि आपकी तरफ देख रही है कि आप एक सुचारू शासन व्यवस्था उनके लिए ला रहे हैं, उनकी जो आशा है वो धूमिल ना पड़ जाए। सो देयर कंसर्न इज टू converted the top administrative class into a new caste of autocrats ruling over the destiny of teeming millions of Indian। क्योंकि एक लंबे समय तक क्या था कि एक बहुत बड़े जो आपकी औपनिवेशिक व्यवस्था थी, औपनिवेशिक व्यवस्था में क्या था, वो लोग एक तरह से एक वर्चस्व की राजनीति के आधार पर काम कर रहे थे। वो ना क्लाइंट ओरिएंटेड थे, ना सर्विस ओरिएंटेड थे, ना उनको जनता के वेलफेयर से कोई मतलब था। तो भारत में जब ब्रिटिश शासन काल के दौरान जो नौकरशाही की व्यवस्था की शुरुआत कैसे हो, इस संदर्भ में जब कार्य करना शुरू हुआ था, तो नॉर्थ डकोटा ट्रेवेलियन कमेटी का गठन किया गया था लॉर्ड ग्लैडस्टोन के द्वारा। वो उस समय चांसलर थे एक्सचेंजर की, और वो इस चीज को समझना चाहते थे, जानना चाहते थे कि किस प्रकार जो एक भारत के में एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की जाए जहां पे परमानेंट सिविल सर्विसेज हो, नागरिक सेवा के पदाधिकारी हो जो कि ग्रेट ब्रिटेन के लिए सेवा प्रदान कर सके। फिर उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही भारत में जो है सिविल सर्विसेज की शुरुआत होती है। तो जो समस्या भारत के में तत्कालीन थी उस समय, तो उन्हें एक जो ब्रिटिश शासन का व्यवस्था के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी और अनुयायी व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमें सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य भी करना था और नौकरशाही को भी उसके साथ तारतम्य स्थापित करके काम करना था। इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हमारा कंसर्न नहीं था कि हमें आर्थिक विकास किस प्रकार से हम प्राप्त कर सके, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की भी आवश्यकता थी कि कैसे जो है हमारी गुड्स और सर्विसेज का ग्रोथ बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, और ये पूरी व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से संचालित हो सके, और उसमें नौकरशाही जो है किस तरह से एक इंपॉर्टेंट काम कर सके। तो यहाँ हमारे लिए आवश्यक था कि हम एक ऐसे मशीनरी को विकसित करें जो वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित कर सके, जिससे सामाजिक न्याय जो है वो हर स्तर पर प्रदान किया जा सके। और जो हमारे देश की मूल समस्याएं थी, चाहे वो गरीबी का उन्मूलन हो, चाहे अवसर की समानता प्राप्त करने का विषय हो, चाहे वो आपकी बड़ी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करने का मुद्दा हो, स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये सभी जो महत्वपूर्ण कार्यभार थे सरकार के समक्ष, उन सबका सुचारू रूप से संपादन हो सके, उसके लिए भी हमें एक कुशल दक्ष नौकरशाही की व्यवस्था की आवश्यकता थी। और कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो गरीब लोग, उनके जो कुछ सपने थे, उनको अगर वास्तविकता में परिवर्तित करने की
हम सोचते हैं, तो वहां भी हमें लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि एक ऐसा यांत्रिकी ब्यूरोक्रेसी के रूप में काम करे जिसके अंदर वो कॉलोनियल एटीट्यूड ना हो, क्योंकि जो कॉलोनियल व्यवस्था थी उसने हमारे समाज में कई तरह की समस्याओं को भी उत्पन्न किया, जैसे साहब कल्चर, बाबू कल्चर। ये टेंडेंसी आज भी चल रही है। जो बड़े अधिकारी है, बॉस हैं, उनके अंदर एक जो साहब कल्चर की प्रवृत्ति है, तो वो उस एटीट्यूड को आज भी अगर मेंटेन करेंगे तो इससे निश्चित रूप से उनके और कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स के बीच में एक गैप बनता है। इसी तरह बाबू कल्चर, जो क्लर्क की भी एक मनोवृत्ति है कि हम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड करते हैं, और इस दृष्टि से हमारा एक यस या नो कहना जो है सामने वाले के एक फाइल के एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने की पूरी तरह उस पर निर्भर करता है। तो ये जो मानसिकता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। हमें इस मानसिकता को कैसे त्यागे, ये बहुत बड़ा चुनौती था उस समय। तो इसलिए जो वो कॉलोनियल एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड का त्याग करके किस प्रकार एक संवेदनशील लक्ष्य के प्रति उन्मुख दृष्टिकोण को अपनाए नौकरशाह, और साथ ही वो अपनी दक्षता को, अपने स्किल्स को, कौशल को बढ़ाते हुए अपनी जो हैबिट है कार्य करने की उसको और एफिशिएंट बनाए। ये सारी जो थी तत्कालीन आवश्यकता थी, जिसके अनुरूप जो नौकरशाही व्यवस्था अपने आप में परिवर्तन करे, ये समय की मांग थी। अब अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही हैं उनका अगर हम वर्गीकरण करें, तो पूरी जो आपके अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनका हम 3 स्तरीय वर्गीकरण कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हमने इसको लीगेसी में ब्रिटिश शासन से ही प्राप्त किया है। और नए जो संवैधानिक हमारे जो मानक है उसके अनुरूप भी हम देखते हैं कि हमने उस व्यवस्था को कायम रखा है, जिसमें हमने ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, इन 3 कैटेगरी में जो है हमने इंडियन सिविल सर्विसेज को बांटा है। इसमें जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है आईएएस, और इंडियन पुलिस सर्विसेज है आईपीएस, ये दोनों को फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है। और संसद और राज्य विधानमंडल को ये शक्ति दी गई है कि वो समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनके नियमन के संबंध में जो है विधि निर्माण कर सकती है, ताकि जो अधिकारी हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया, उनके कार्य परिस्थिति, इन सब के संदर्भ में जो है आवश्यक परिवर्तन किया जा सके, और समय के अनुसार जो परिवर्तन आवश्यक है उनको भी सम्मिलित किया जाए। तो जो सिविल सर्वेंट्स है, ये आपके जो ऑफिशियल्स का जो ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिनकी प्रॉपर रूप से जो है ट्रेनिंग होती है, उनका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनमें कौशल जो है उसकी शिक्षा प्रदान की जाती है, और वो स्थायी प्रकृति के होते हैं, और उनको अपनी सेवा प्रदान करने के लिए जो है एक नियत समय पर जो है पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। और जो पूरी वो चयन की प्रक्रिया है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से उनका चयन होता है, और जो कि आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और ये भारत का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। और विशेषकर अगर हम सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज की बात करें, तो अधिकतर जो विद्यार्थी है वो आईएसपीसीएस के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, और उसको क्वालिफाई करके ब्यूरोक्रेट्स की पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक जिम्मेदारी भरा दायित्व है। अब अगर हम भारत में जो उत्तर औपनिवेशिक काल में किस प्रकार से हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो डेवलप हुई है उसकी चर्चा करें, तो जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, नीति का निर्माण है, ठीक है, ये संवैधानिक रूप से तो हम कहते हैं कि ये मंत्रियों का उत्तरदायित्व है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो सिविल सर्वेंट ही है जो कि मंत्रियों को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर वो नीति निर्माण का कार्य करते हैं। और ये जो हायरार्की बेस्ड तरीके से सिविल सर्विसेज काम करते हैं, इससे क्या होता है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता है कि किस लेवल की ड्यूटी किसको असाइन की गई है और किसके प्रति जवाबदेह रहना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप है, आपके अधीनस्थ कर्मचारी और उनके शीर्षस्थ कर्मचारी के बीच में एक प्रॉपर सिस्टम है, जिसमें कि आपके निम्न कर्मचारियों पर नियंत्रण जो है, उनका सुपरविजन करने का काम जो है उच्चस्थ कर्मचारियों को दिया जाता है। और जो एनोनिमिटी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फीचर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि वो अपने कार्य में गोपनीयता बनाए रखते हैं, साथ ही जो जनता के प्रति जो एक तरह से जवाबदेहिता है वो मंत्री की सुनिश्चित की गई है। बैकग्राउंड में कौन से ब्यूरोक्रेट ने काम किया है उसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो एक तरह से
वो अपने नाम को प्रमुखता न देते हुए बैकग्राउंड में पूरा काम करने पर बल देते हैं। और साथ ही जो मिनिस्टर्स है, यही एक तरह से अगर किसी सिविल सर्वेंट के द्वारा उनके द्वारा अगर कोई गलती होती है या कहीं व्यवहार में त्रुटि रह जाती है, तो इसके लिए मंत्री उत्तरदायी होता है, ना कि वो पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट। और जितने भी बिल आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं संसद में, वो सारे बिल जो है आपके सिविल सर्वेंट ही तैयार करते हैं। तो ये जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके ऊपर एक बहुत ही महती जिम्मेदारी है कि पूरे प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका के गतिविधियों का, व्यवस्थापिका के कार्यों का जो प्रॉपर रूप से संचालन करने का, जो बैकग्राउंड में काम करने का जो पूरा भार है, ये ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है। तो इस तरह से भारत में जो नौकरशाही की व्यवस्था काम कर रही है, तो जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में था, आपके औपनिवेशिक काल में था, उसी सिस्टम को जो उसकी पॉजिटिव बातें थी उसको हमने कंटिन्यू किया, औपचारिक व्यवस्था को बनाए रखा गया, अवैयक्तिक रूप से ब्यूरोक्रेट्स काम करे, उनकी जो प्रॉपर उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, और ये सारे चीजों पर फोकस किया गया। और कहीं ना कहीं इसमें एक और फैक्टर ये भी है कि उनको जब ऑर्डर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेंगे। अब एक जो बात आती है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो हमारे देश में जो है मेनली ये पूरा जो स्ट्रक्चर है उसके देखभाल करने का काम करती है। तो प्रॉपरली पब्लिक सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, उनकी नियुक्ति के लिए और उनके कार्यों के नियमन के लिए जो है संविधान का अनुच्छेद 315 ये स्पष्ट करता है कि भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग होगा केंद्र स्तर पर, और प्रत्येक राज्य में जो है एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और प्रत्येक पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी नियुक्तियां होती है उसमें आधे सदस्य इस प्रकार के होने चाहिए जो कि अपने जो विभाग है उनमें कम से कम उनको 10 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव हो, यानी 10 साल का उनका अनुभव जो होना चाहिए सरकारी ऑफिसेस में, तब जाकर जो है हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण कमीशन में नियुक्ति के संदर्भ में हम उन्हें योग्य मान सकते हैं। ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी जो कि आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में एस्टैब्लिश की गई थी, उन्होंने अपना एक वक्तव्य दिया था भारत में किस प्रकार से नौकरशाही की व्यवस्था को काम करना चाहिए। तो उनका मानना था कि जो ये व्यवस्था हमने स्वीकार की है, ये है कर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, कि उत्तरदायी सरकार होगी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम मानते हैं कि सरकार जो है वो उत्तरदायी रूप से काम करे सफल रूप से, तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे पास एक दक्ष और स्वतंत्र सिविल सर्विसेज का एक पूरा स्टाफ होना चाहिए, जिसमें ऐसे सक्षम व्यक्ति हो जो कि आप जैसे जैसे आवश्यकता पड़े वैसे वैसे जैसे जैसे नेता आते हैं, उन नेताओं को अपनी जो एक लंबी दीर्घ जो उनकी प्रशासनिक अनुभव है उसके आधार पर उनको समय समय पर उचित जो है सलाह प्रदान करे, और वो उनकी पोजीशन एक सिक्योर पोजीशन होने के नाते वो अपना एक उचित रूप से अपने कार्यों का संपादन करते हुए न केवल सलाह प्रदान करे, बल्कि जो सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों को किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, इसमें भी उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही लेजिस्लेचर की जो व्यवस्थापिका की नीतियां हैं उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, उस संदर्भ में भी उनकी भूमिका जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब अगर हम बात करें भारत में जो नौकरशाही अधिकारी तंत्र है इनकी भूमिका की, तो इनका जो एक प्रमुख कार्य है ये है आपका प्लानिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। जितने भी आपके उपभोक्ता है उनके हितों का संरक्षण करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और इसकी पूरी योजना जो है ये ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं। जैसे सरकारी सेवाएं प्रदान की जाती है, तो अब उसमें किसी को अगर किसी पक्ष पर किसी स्तर पर जो है कोई समस्या उत्पन्न होता है, तो उनके जो कंज्यूमर इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का जो पूरा दायित्व है वो ब्यूरोक्रेट्स का है। फिर सामाजिक रूप से निवेश का कार्य, सोशल बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कामों को पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करना, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का कार्य, कि किसी प्रकार का भेदभाव जो है समाज के हाशिए पे खड़े वर्ग को ना झेलना पड़े। साथ ही जो एक वर्चस्व करने की जो प्रवृत्ति जो है
ये कई सारे संस्थाओं में बढ़ रही है, उस वर्चस्व करने की जो प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित किया जाए कि कोई एक संस्था जो है वो लोगों पर वर्चस्व न स्थापित करे और सभी को समान रूप से जो है न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही जो हमारे संसाधन है, क्योंकि संसाधन सीमित है, उन संसाधनों का उचित रूप से और दक्ष तरीके से जो है उनको प्रॉपरली रिलीज किया जाए, ताकि जो सार्वजनिक उपक्रम कार्य कर रहे हैं वो प्रॉपरली काम कर सके, विनिवेशीकरण हो, अलग अलग क्षेत्रों में निवेश करके हर सेक्टर को जो एक सक्षम बनाया जाए, इस क्षेत्र में भी ब्यूरोक्रेट्स को एकदम अवेयर होके काम करना पड़ता है। साथ ही उनको एक पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करना पड़ता है कि किस प्रकार विकास के हमारे क्या योजनाएं होनी चाहिए, और उसकी भविष्य की योजनाओं का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो अधिकारी तंत्र तैयार करते हैं। साथ ही जो प्रशासन के विभिन्न स्तर होते हैं उनमें नेतृत्व प्रदान करने का जो काम है ये भी आपके ब्यूरोक्रेट्स द्वारा किए जाते हैं। और स्थानीय स्तर पर एक समय पर जो सेवाओं का प्रदान करना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि भारत विशेषतः ग्राम प्रधान राष्ट्र है, तो वहां पे किसानों और कॉमन लोगों की जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करने का काम भी जो है ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। साथ ही जो प्रशासन में निरंतरता के साथ परिवर्तन को बनाए रखना, ये भी ब्यूरोक्रेट्स का ही उत्तरदायी होता है कि वो जो कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें हैं उसको बनाए रखते हुए समय की आवश्यकता के अनुसार, अगर उसको टेक्नो फ्रेंडली होना है, आप नए सिस्टम के साथ उसको जोड़ना है, डिजिटलाइज करना है, इन सारे प्रैक्टिसेस को भी उसमें सम्मिलित करते रहे टाइम टू टाइम। फिर आगे अगर हम उनकी भूमिका की चर्चा करते हैं तो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को रीओरिएंट करना, पुनर्नवीकरण करना, उनको एक दक्ष तरीके से लोगों को सेवा प्रदान कर सके, उस एटीट्यूड से वो काम करे, ये दायित्व भी ब्यूरोक्रेट्स का है। साथ ही कैसे कैसे तकनीकी विकास हो रहे हैं उसको प्रॉपरली उसका इवैल्यूएशन करे, उसका पुनरीक्षण करने के बाद, उसका मूल्यांकन के बाद उसके अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करे। जितने भी सरकारी विकास की नीतियां चल रही हैं, विकासात्मक रणनीति है, कार्यक्रम है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको भी पुनः उसमें एक नवीकरण लाने का, उसमें एक स्ट्रॉन्ग रीओरिएंटेशन लाने का जो काम है ये ब्यूरोक्रेट्स का है। वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक तरह से एम्पैथेटिक और कॉम्पिटिटिव ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म की तरह काम करे, ये भी उनसे अपेक्षा की जाती है कि उत्तरदायित्व के साथ, संवेदनशीलता के साथ एक प्रतिस्पर्धामूलक व्यवस्था का वो सृजन कर सके। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन में जहां जहां जरूरत हो वहां पर प्रशासनिक सुधार की भी गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, और जो स्ट्रिक्ट जो रूल्स है, रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, क्योंकि रूल रेगुलेशंस अगर प्रॉपरली थ्रू प्रॉपर चैनल चीजें अगर चलती हैं तो वो फिर सिस्टमेटिकली वो पूरा काम पूरा हो पाता है। साथ ही सेवाओं में जो प्रबंधकीय और प्रशासनिक, इन दोनों स्तर पर जो क्षमताओं का निर्माण करना, उसको और दक्ष बनाना, ये भी अधिकारी तंत्र का काम है। और जब भी देश में राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण आता है, जैसे कि 1996 से 1998 वाला जो टाइम था, पूरा 90s का डिकेड था, जब यहाँ लगातार सरकारें बदल रही थी, हैंग पार्लियामेंट वाली सिचुएशन थी, तो ऐसे समय में एक नॉन पार्टी सजेशन अगर राजनीतिक लीडरशिप को मिलता है तो वो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा ही मिल सकता है। तो उस समय अपनी जो महती जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन ब्यूरोक्रेट्स करे कुशल रूप से, ये भी एक आवश्यक कार्य है। और साथ ही कैसे पूरे प्रशासन के विभिन्न संस्थाओं के बीच में एक प्रॉपर समन्वय बना रहे, एक कोऑर्डिनेशन बना रहे, इसको सुनिश्चित करने का काम भी जो है ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे भारत में जो अधिकारी तंत्र हैं इनकी भूमिका में परिवर्तन आया, क्योंकि अगर हम 1951 में देखें तो उस समय जो था केवल 5 आपके सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, और उसमें इन्वेस्टमेंट भी तो था वो बस लगभग आपके 29 करोड़ का था। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते आपके 243 एंटरप्राइजेस हो गए, जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है 1,78,000 से अबव है। तो अब ये बताता है कि अब और ज्यादा जो है प्रतिबद्धता के साथ नौकरशाह को काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर्स के अंडरटेकिंग्स की जिम्मेदारी बढ़ती चली गई धीरे धीरे।
अब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि कैसे उनकी भूमिका में एक स्थिरता आए, साथ ही नई जो प्रजातांत्रिक संरचना विकसित हो रही है उसमें जो है वो दक्ष तरीके से काम करते हुए अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए, जैसे 1990s में जो आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो चेंजेस करने की आवश्यकता है, उस चेंजेस के अनुसार जो है वो सिस्टम को ढालने का प्रयास करें और इसमें भी राष्ट्रीय एकीकरण का ध्यान रखते हुए ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिससे कि जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको एक पूरा सपोर्ट सिस्टम मिल सके, क्योंकि पूरे जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन का काम है, डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने का काम है, ये तो ब्यूरोक्रेट्स को करना होता है। तो उसमें वो कितने दक्षता के साथ काम कर सकते हैं, ये पूरी तरह से उनकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। तो 1951 से लेके आज तक के समय में काफी परिवर्तन जो है आ चुके हैं इस व्यवस्था में, और व्यवस्था कैसे उसको अपने अनुरूप ढाल सकती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अब बात करते हैं सतीश चंद्रा कमेटी की। यूपीएससी की ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है जो कि हायर सिविल सर्विसेज के जो परीक्षा का सिस्टम है उस वो किस प्रकार से ठीक से काम करे, इस संदर्भ में ये गठित की गई थी। और इनका जो मुख्य कार्य था, ये पूरे जो हायर सिविल सर्विसेज के जो पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, इसको मूल्यांकन करे, इसकी पुनर्परीक्षा करे और उसके आधार पर जो ये अपना रिपोर्ट दे। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1989 में सबमिट की और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपने सुझाव दिए जो कि आपके इंडियन सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन के प्रोसेस से संबंधित था। उनका एक महत्वपूर्ण सुझाव ये था कि एक जो हमारी अनुपात है अधिकारियों की, उसमें एक फेयर प्रोपोर्शन होना चाहिए कि कुछ तो सक्सेसफुल कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो या तो गांव से आ रहे हैं या छोटे शहरों से आ रहे हैं। उसमें अगर सिर्फ एक शहरों का वर्चस्व बना रहेगा तब हम उन लोगों से उस प्रकार से एकीकरण के साथ पूरे राष्ट्र में काम करने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। साथ ही जिस प्रकार से जो प्लानिंग का जो पूरा सिस्टम काम कर रहा है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, और आज के समय में जो सरकार एक बहुत बड़ी सरकार की जो दृष्टि लेकर हम चलते थे उसकी जगह हम देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फोकस किया जा रहा है। स्टेट इज विदरिंग अवे के कंसेप्ट से राज्य की भूमिका जो है वो संकुचित होती जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि इससे ब्यूरोक्रेट्स प्रभावित नहीं हो रहे हैं, उनकी भी जो संख्या है उसमें कमी आ रही है, उनकी जो सत्ता है उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उनकी स्थिति पर और उनके जो कार्य थे उन पर भी कहीं ना कहीं वो प्रभाव पड़ रहा है। कुछ लोग जो है ऐसे भी विचार रख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत की जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस है उसको डिस्कार्ड करते हुए ब्यूरोक्रेसी का अपोज किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, ये कंसील एक छुपे हुए रूप से हो रहा है क्योंकि जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि नई आर्थिक नीति को सफल रूप से क्रियान्वित करना है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो ये ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ने भी 90s के बाद जो चेंजेस आए उस चेंजेस को उसका पर भी बहुत उसका असर पड़ा। ये आपका जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है जो किस प्रकार से वो काम करता है, कैसे ये डिले होता है, रेड टेपिज्म है, करप्शन है, ये सारी जो एक ब्लैक मनी का यूज है, ये सारा प्रॉब्लम सिस्टम में है। तो कौन से ऑफिस जाना है, किस ऑफिस में जाना है, किस प्रकार एक आम व्यक्ति जो है ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस में जो है फंसे रह जाते हैं, इसको प्रस्तुत करता है ये चित्र। और ब्यूरोक्रेसी हमारे सिस्टम जो काम कर रहा है वहां अब हम देखते हैं कि फाइल्स की ढेर है। अब उन फाइल्स की ढेर को समझना और उसके हर तह तक पहुंचकर कैसा एक आम नागरिक कैसे वो अपने आप को दक्ष बना सकता है कि वो अपनी जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करे, ये भी उसके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। क्योंकि और ऐसे भी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स है वो फॉर्मलिज्म में बहुत अधिक जकड़े हुए हैं, इसलिए पेपरलेस सिस्टम की बात की जा रही है, सब कुछ डिजिटलाइज करने पर फोकस किया जा रहा है ताकि जो वो फाइल के प्रेशर से दबे होकर न बल्कि वो एक दक्ष तरीके से जो काम अपना कर सके। ये आपके भारत में जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काम कर रहा है इसका एक ब्लूप्रिंट है, किस तरह से आपके सेंट्रल लेवल से लेकर आपके लोकल विलेज पंचायत लेवल तक जो सिस्टम काम कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसका एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है। और इसमें पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का क्या रोल है वो भी इसमें बताया गया है। अब अगर हम इसको सम अप करें तो पाते हैं कि जो भारत में जो
पब्लिक सर्विसेज हैं, ये स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इनके अंदर निश्चित रूप से तटस्थता के सिद्धांत को भी ये मान ही रहे हैं, लेकिन जो कुछ समस्याएं हैं, आप उससे निजात पाना हमारी आवश्यकता है। जैसे लाल फीताशाही है, आपकी भ्रष्टाचार की समस्या है, आपके जो राजनीतिकरण हो रहा है हर ऑफिसेस का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी विदेशी जो एक औपनिवेशिक दास्ता थी और उसकी जो लिगेसी है, उसके तहत ही ये समस्याएं हम देख सकते हैं कि आज भी विद्यमान है। पॉलिटिशियंस की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो ब्यूरोक्रेट एक ईमानदारी के साथ काम कर रहा है तो उसको ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है जहां पर उसके लिए जीवन यापन करना भी बहुत दुरूह हो जाता है। और विशेषकर राज्य स्तर पर जो राजनीतिज्ञों का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के वर्किंग सिस्टम में हस्तक्षेप जो है वो काफी बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। यूपीएससी ने ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में एक अपना रिमार्क किया था कि ये आपके पूरे प्रजातंत्र को सिस्टमेटिक रूप से वो कार्य कर सके, इसका पूरा बेस प्रदान करता है। और एक तरह से अगर हम प्रजातंत्र के 4 मापदंड मानते हैं, पिलर्स मानते हैं, आधार स्तंभ मानते हैं, तो उनमें ब्यूरोक्रेसी भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्योंकि अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ब्यूरोक्रेसी के साथ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यही आपके प्रजातंत्र को सुचारू रूप से कार्य करना सफल बनाते हैं। और शुरुआती 4 दशकों में देखिए, स्वतंत्रता के बाद विकास पर जिस तरह से बल दिया गया, 1990 तक तो ब्यूरोक्रेसी को एक केंद्रीय भूमिका दी गई थी पूरे राष्ट्र निर्माण में। उसके बाद 1990 के बाद से हम देखते हैं कि उनकी भूमिका थोड़ी एक समर्थन मूलक भूमिका है, वो ज्यादातर दिशा निर्देश प्रदान कर रहे हैं। अब वो कमांडिंग रोल उस तरह से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक तरह से सपोर्टिव रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। और धीरे धीरे जो लोक प्रशासन की भूमिका है वो बदल रही है समय के साथ साथ। और ये पूरा जो हम भारत में जो विकास का जो पूरा परिदृश्य है, इसमें हम देख सकते हैं कि हम काफी उन्नत विकास के आइडियाज को लेकर काम करते हैं। हमारा इंटेंट और कंटेंट, हमारी जो एक सोच है और हमारे जो विषय वस्तु है, कार्य करने की जो हमारा सिस्टम है, मैकेनिज्म है, ये काफी उन्नत है। लेकिन समस्या होती है उसके प्रॉपर निष्पादन की। निष्पादन के स्तर पर, प्रॉपरली उस परफॉर्मेंस के लेवल पर, कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन लेवल पर हम कमजोर पड़ जाते हैं और उसी कड़ी को मजबूत करना जो है ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका बन जाती है। अब इसमें जो गतिविधि प्रश्न है, इसमें आप एक लिस्ट तैयार करिएगा उन रिफॉर्म मेजर्स का जो कि भारत में उत्तर औपनिवेशिक काल में जो नौकरशाही व्यवस्था में परिवर्तन लाने की दिशा में जो तय किए गए थे रिफॉर्म के मेजर्स, उन पर आप जो है अपना एक लिस्ट तैयार करिएगा कि किस प्रकार उत्तर औपनिवेशिक काल में भारत में जो नौकरशाही व्यवस्था काम कर रही थी उसमें जो परिवर्तनों की आवश्यकता थी, उस संदर्भ में कौन कौन से परिवर्तन जो है, कौन कौन से सुधार की जो पहल जो सरकार द्वारा की गई और उनको किस तरह से उन्होंने अडॉप्ट किया। साथ ही आप जो एक इस बिंदु पर विचार जरूर करिएगा कि जो एक सरकारी तंत्र होता है, एक सरकारी संगठन होता है, उसका संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक आयाम कैसा है। उसको समझने के लिए आप अपने आसपास के किसी एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाइए और वहां की संरचना, स्ट्रक्चर और उसके फंक्शनल पार्ट, उसके प्रोसीजरल पार्ट्स को अध्ययन करने का प्रयास करिए। वहां के एम्प्लॉयज से बात करिए और इस बात का विश्लेषण करने का भी प्रयास करिए कि क्या आपकी वैश्वीकरण का और निजीकरण का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।